एवरीवन, अगर आप बीएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और आपके किसी भी सेमेस्टर में हेलो एवरीवन, अगर आप एक बीएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और आपके बीएससी के किसी भी सेमेस्टर के किसी भी यूनिट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा या फिर यूवी या आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मेरा यह वीडियो स्पेशली बीएससी थर्ड ईयर के थर्ड पेपर के लिए है, जिसका मैं 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ। यह मेरा तीसरी लेक्चर है जो यूनिट थर्ड है, स्पेशली लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए। लेकिन अगर आपके सिलेबस में भी है तो आप इसको देख सकते हैं, इससे आपका बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे पहले और दूसरे वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि यह पूरा पेपर 4 यूनिट का है, जिसमें से 2 यूनिट मैं ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूं। ये मेरी तीसरी यूनिट है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। अगर प्लेलिस्ट में नहीं जाना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले लिंक दे दूँगा, दोनों का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी विजिट करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे। पहले ये जो है ये यूनिट हमारे सिलेबस में या बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस में नहीं था, यूबी और आईआर। लेकिन इस बार यूबी और आईआर जो है एक पार्टिकुलर यूनिट बना दिया। पहले एनएमआर में ही था एक पार्टिकुलर टॉपिक के अकॉर्डिंग, और जो टॉपिक था जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड एक हमको एक यूनिट था, तो उसको एलिमिनेट करके यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को सेपरेट करके एक यूनिट बना दिया गया है। तो क्योंकि जो सिलेबस मैनेज कर रहे हैं उनको पता है कि जो स्टूडेंट यूवी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा तो श्योर पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए उसको कोई प्रेफरेंस नहीं दिए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा को। लेकिन हम पहले यूवी और आईआर स्पेक्ट्रा को डिस्कस करने से पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस हम आपको एक स्पेशली पार्टिकुलर कंसेप्ट केवल बताएंगे। पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा क्या होती है। हम जानते हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उसमें हमारे 7 टाइप के डिफरेंट रे प्रेजेंट होते हैं, जिसमें पहला हमारा रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजुअल वेव, अल्ट्रावायलेट, एक्स रे और गामा रे। ये हमारे 7 टाइप के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है। जनरली स्पेक्ट्रोस्कोपी टोटली इसी पर बेस होती है। ये रे किसी सैंपल पर इंसिडेंट कराई जाती है, फिर इसकी मदद से जो सैंपल में चेंज आता है उसी की हम स्टडी करते हैं किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी में। और फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम स्टडी करते हैं जिस वर्क के लिए उसके अकॉर्डिंग उसका नाम भी जाता है। जैसे एनएमआर किसी भी में मॉलिक्यूल्स की फंक्शनल ग्रुप और उस मिक्सचर में उस मॉलिक्यूल की एक्चुअल क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। पार्टिकुलर रे का भी हर एक वर्क के लिए अलग अलग होता है। जैसे रेडियो वेव जो होती है वो हमारी एनएमआर के लिए की जाती है, और माइक्रोवेव जनरली हमारी रोटेशनल के लिए यूज की जाती है, और इंफ्रारेड वेव हमारी जनरली आईआर के लिए उपयोग की जाती है। और हमारी विजुअल रे है वो यूवी और विजुअल दोनों मिक्सचर में हमको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में उपयोग किया जाता है। जनरली मेन पॉइंट क्या है हम वो बताते हैं, क्या क्वेश्चंस इसमें बनेंगे। इससे क्वेश्चंस बनेंगे 1 या 2 क्वेश्चन तो कंफर्म बनेंगे। रेंज से क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें पूछ लेगा ऑर्डर हमको बताइए, वेवलेंथ का ऑर्डर या फिर एनर्जी की ऑर्डर या फिर फ्रीक्वेंसी की। तो हम जानते हैं कि रेडियो वेव की जो वेवलेंथ होती है सबसे ज़्यादा होती है, और फिर गामा रे की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो अब हम यहाँ से देखते हैं इसकी रेंज जो है ये रेंज होती है। रेंज से हमको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, ऑर्डर से मतलब है। रेंज एक्चुअली में हर एक पार्टिकुलर जगह पर
डिफरेंट डिफरेंट बुक में डिफरेंट डिफरेंट मेंशन किया गया है, तो आई थिंक वो आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। लेकिन ये जो ऑर्डर है ये आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आप ऑर्डर इसमें मेंशन कर दे रहे हैं, आप उसको चेक कर लीजिएगा। ऑर्डर हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, RTMIBUXYC। आपको ऑर्डर आना चाहिए, ये ऑर्डर इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जब बात करते हैं तो इसमें हमारा मेन पॉइंट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेलोसिटी। इसको डेफिनेशन जानने की ज़रूरत नहीं, बस ये पार्टिकुलर यूनिट जो होती है, मैंने इसको मेंशन किया केवल यूनिट के लिए। आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट साइट पे हर एक पार्टिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए डिफरेंट दिया, कहीं आपको क्रोन में दिया है, कहीं आपको नैनोमीटर्स में दिया है, तो उसको एंगस्ट्रॉन्ग में या पार्टिकुलर जो आपको समझ में आए उसके अकॉर्डिंग आपको करके अपने आंसर को टिक करना है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट है वेव नंबर। वेव नंबर जनरली हमारी वेवलेंथ के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो ये भी इम्पोर्टेंट है, आई थिंक फार्मूला इम्पोर्टेंट था, इसमें को फार्मूला आप देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो को थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि स्पेक्ट्रम कितने प्रकार से होता है। जनरली हमारे पास स्पेक्ट्रम दो प्रकार की होगी, एक हमारा पहला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दूसरा इमिशन स्पेक्ट्रम। इसकी डेफिनेशन अभी हम समझेंगे तो ये क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस को अगर हम हीट दे दें, ग्राउंड सपोज यहाँ पे हम ग्राउंड स्टेट से हीट दे दें तो वो हमारा एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाएगा। तो अगर किसी सब्सटेंस को हीट देना पड़ा तो वो इमिशन जो करेगा वो हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोली जाएगी। और अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर रेडिएशन इमिट करे तो उसका जो स्पेक्ट्रम आएगा उसको जनरली हम इमिशन स्पेक्ट्रम जान बोलते हैं। उसका इसी में एब्जॉर्प्शन का एब्जॉर्प्शन में स्टडी करेंगे और इमिशन का इमिशन। जनरली हम यहाँ पे एब्जॉर्प्शंस की ही स्टडी करेंगे, क्योंकि यूवी और आईआर हमारा एब्जॉर्प्शन पे बेस होता है। और इसका डेफिनेशन समझते हैं। देखिए, हम थोड़ा एक पिक्चर लिए हैं जिससे आपको ये विजुअलाइज होगा, तो आपको ज़्यादा समझने में आसानी होगा। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, तो आपको पता होगा कि कोई भी अगर रेडिएशन को किसी प्रिज्म पर इंसिडेंट की जाती है तो वो अपने डिफरेंट डिफरेंट 7 कलर में ये सेपरेट हो जाती हैं। देखिए 7 कलर में सेपरेट हो जाती हैं, जिनको एक दूसरे के यानी रेड को येलो से सेपरेट नहीं किया जा सकता और इसको इससे सेपरेट नहीं किया जा सकता। ये एक दूसरे से हमारे कंटिन्यूअस में है, इसलिए इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होती है? किसी भी सब्सटेंस को, सपोज ये सब्सटेंस है, इसको अगर हीट दिया गया तो जो मॉलिक्यूल से एक्साइटेड स्टेट में चली जाएंगी और फिर रिटर्न 10⁻⁸ सेकंड में ही वो हमारा बैक आएंगी। अपने ग्राउंड स्टेट में बैक आने के बाद वो इमिशन है जिसमें रेडिएशन निकलता है। तो वो रेडिएशन को अगर हम किसी प्रिज्म पर इंसिडेंट कराएं तो वो प्रिज्म रेडिएशन को सेपरेट कर देगा, जो कि यहाँ पे हमारा उसका स्पेक्ट्रम मिलेगा। यहाँ पर सेपरेट किए, फिर उसके बाद में ये हम किसी फोटोग्राफिक प्लेट पे इसकी पिक्चर को देखेंगे तो इस तरीके की हमारी स्पेक्ट्रम शो करेगी। ध्यान देने वाली बात यह कि जो ब्राइट कलर की जो बैंड आई है वो हमारी लाइट इमिट की आई है, यानी जो मॉलिक्यूल्स हमारी लाइट को इमिट किए हैं वो हमारी इमिशन बैंड होगी। इससे हम अपना स्टडी कर लेंगे जो हमको स्टडी करना होगा। हम एब्जॉर्प्शंस की बात करते हैं। अगर किसी सोर्स और प्रिज्म के बीच में कोई कूल्ड हम सब्सटेंस रख देते हैं, उससे लाइट जो निकलेगा वो हमारा ये मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेगी। एब्जॉर्ब करने के बाद इस एब्जॉर्ब की जो रेडिएशन है इसको हम फोटोग्राफिक प्लेट पर अगर हम पिक्चर देखें तो इस प्रकार की हमको स्पेक्ट्रा मिलेगी। ये जो हमारी ब्लैक कलर की है वो हमारी मॉलिक्यूल्स में लाइट को एब्जॉर्ब को शो करेगी, और जो ये हमारी ब्राइट कलर की है वो हमारी बैंड को शो करेंगी, यानी प्लेट को शो करेंगी। देखिए यही मतलब है कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है वो हमारी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा होती हैं। और फिर अगर कोई मॉलिक्यूल्स या अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग हम जो स्टडी करेंगे इमिशन
इमिशन लाइन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रा। आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। सेशन में अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, अब इसके बाद आगे चलते हैं। हमको अब पढ़ना है स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है। तो यूवी और आईआर की दोनों की हम यहाँ पे रेंज मेंशन कर दिए, इससे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। जनरली हमारे बुक में 200 से 400 दिया है, वो भी सही है। और ये विजुअल के लिए 380 से 480, यानी ये 400 से 800 के बीच में दिया है। ये आपको समझ, ये एक्चुअली में दिया है, ये हायर बुक्स में लिखी है। सिमिलरली आप ये आईआर के लिए भी देख लीजिए। आईआर के रिस्पेक्ट में ये हमारा 2.5 से 40 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर में यहाँ बात नहीं करें, हम नैनोमीटर्स में बात करेंगे। ये यू नहीं, या नैनोमीटर्स हैं, को बुक्स में क्लियर किया। ये जो है आईआर की जो रेंज होती है 2.5 माइक्रोमीटर होता है, जो कि हम लोग के बुक में भी यही है। यहाँ पे 40 लिखा है, जो कि हायर बुक में जो कि सही है। तो आई थिंक हमारे में जो ये बीएससी थर्ड ईयर का थर्ड पेपर है, उसमें ऐसा कोई दिखेगा तो उस पर आप टिक कर दीजिएगा। सिमिलरली एनएमआर की बात भी इसी में कर लीजिए। एनएमआर का जो रेंज होता है 5 से 100 मेगाहर्ट्ज के बीच की फ्रिक्वेंसी की होती है। यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे, अल्ट्रा वायलेट विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पहले हम यूवी का रेंज ये होता है, विजुअल का रेंज ये होता है। जनरली इसको अप्रॉक्सीमेटली 400 लिख सकते हैं, इसको 800। आई थिंक आप मैनेज कर लीजिएगा। याद रखिएगा रेंज को, रेंज से क्वेश्चंस आएंगे, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इसी पेज से बनेंगे। आपका क्या क्या क्लियर हुआ, यूवी विजुअल की, आईआर हो गई और एनएमआर भी हो गई, इन सभी का रेंज हो गया। चलते हैं देखते क्या होता है। पहले ही बता चुके हैं कि हमको इस पेपर में केवल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में स्टडी करना है, जिसमें एनएमआर भी आते हैं, यूवी भी आते हैं और आईआर भी आते हैं। तो ये जो अब हम आगे पढ़ेंगे बियर लैम्बर्ट्स लॉ, जो कि एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस पॉइंट से बहुत क्वेश्चंस फंसेंगे और हमारे जो थर्ड ईयर की जो सेंटेंस है उसमें भी इसको बहुत अच्छे से मेंशन किया है, इसलिए मैं इसको स्पेशली स्टडी करने के लिए बोल रहा हूँ। आप इसके फार्मूले और इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स छोटे छोटे आते हैं, उसको आप देख लीजिएगा, बहुत इजी न्यूमेरिकल आते हैं। थोड़ा वर्क बताते, कोई भी लाइट किसी भी मॉलिक्यूल के सैंपल पर अगर इंसिडेंट की जाए तो उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ इंटरफेरेंस हो जाएगा, कुछ एब्जॉर्ब कर लेगी और कुछ हमारी इमिट करेगी और कुछ हमारी स्कैटरिंग भी करेगी। ये सब बातों को ध्यान रख के हमको जो एब्जॉर्प्शन लाइट की है उसकी और जो ये ट्रांसमिट की गई है इस लाइट के बारे में, इसमें हमको स्टडी करना है, जो कि हमारा लैम्बर्ट्स-बियर्स लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब हम आगे इसकी स्टडी करेंगे। आगे जो होता पहला जो हमारा लॉ है वो लैम्बर्ट्स लॉ। लैम्बर्ट लॉ के लैम्बर्ट्स लॉ जो होता हमारा बेस होता है एब्जॉर्प्शन से, मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका। ये लॉ क्या होती है, लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी सैंपल पर सपोज आई नॉट इंटेंसिटी की लाइट इंसिडेंट की जाती है और सपोज सैंपल को हम किसी टेस्ट ट्यूब में ली गई जिसकी लेंथ L है, तो इस जो इंसिडेंट लाइट की जो इंटेंसिटी है वो हमारी डिक्रीज होगी विथ रिस्पेक्ट टू जो लेंथ है हमारे सैंपल जिसमें लिया गया है उसके। तो आई थिंक ये हमारा है, ये फार्मूला होता है। इसके पहले थर्ड में इससे एक क्वेश्चन आया था, तो इस टाइम भी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इनका लॉ यही है, इंटेंसिटी डिक्रीज होगी जिसमें हम सैंपल लिए उसके टेस्ट ट्यूब के लेंथ के रिस्पेक्ट। नहीं होगा तो आप इसको एक बार स्टडी कर लीजिएगा अच्छे से। इनके द्वारा बाद में बियर्स लॉ आया। बियर्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, बियर्स लॉ ने बताया कि जो इंटेंसिटी है, सपोज यहाँ आई है, इसकी इंटेंसिटी जो डिक्रीज होती है इसकी टेस्ट ट्यूब के तो लेंथ पे तो डिपेंड होती ही है, और साथ में जो इसमें जो हमारी सैंपल रखी है उसके कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड होती है, उनके कंसंट्रेशन पे डिपेंड होती है। तो इसलिए जो हमारे बियर्स लॉ के अकॉर्डिंग जो एब्जॉर्बेंस होती है या फिर इंटेंसिटी की डिक्रीमेंट होती है वो हमारी कंसंट्रेशन और लेंथ दोनों पर डिपेंड होता है। तो इस नियम को जनरली बोलते हैं बियर्स लॉ। बियर्स लॉ ने बताया कि कंसंट्रेशन पर डिपेंड होता है और लैम्बर्ट ने बताया कि जो टेस्ट ट्यूब का लेंथ होता है उस पर डिपेंड होता है।
लेंथ की बात नहीं यहाँ करेंगे, यहाँ हम ब्रेड्थ की बात करेंगे। जनरली लेंथ से समझते हैं जनरली, बट होता है एक्चुअली में ब्रेड्थ। इसके बाद में दोनों लॉ को मेंशन करके एक लॉ बनाएगा जिसे हम जनरली बोलते हैं बीएस लैम्बर्ट्स लॉ, जो कि इम्पोर्टेंट होता है। अब बीएस लैम्बर्ट्स लॉ में ये लॉ इम्पोर्टेंट है, ए इज इक्वल टू लॉग आई नॉट अपॉन आई टी। जनरली आई नॉट होती जो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी, और आई टी जो हमारी ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी, और ए जो हमारा होता है एब्जॉर्बेंस। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले से क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और बनेंगे भी, कम 100% बनेंगे। आप इसको पढ़ लीजिएगा। सी हमारा कंसंट्रेशन है, और ए जो है वो हमारा मोलर एब्जॉर्बिटी कोफिशिएंट है, हमारा लेंथ ऑफ दिस सैंपल या सेल। यहाँ पे यही बात अभी बच्चों बताए हैं, यही लिखा है, तो आई थिंक इसको हम एलिमिनेट करेंगे। अब इसमें लैम्बर्ट्स लॉ की एक हम लिमिटेशंस की बात करते हैं। बीएल लैम्बर्ट्स लॉ की लिमिटेशन से क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस एक बनने की प्रोबेबिलिटी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शुड बी मोनोक्रोमेटिक लाइट। जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आएंगे उसकी वेवलेंथ जो हमारी होती है वो हमारा सिंगल वेवलेंथ का होना चाहिए। और दूसरा जो लाइट शुड बी स्कैटर्ड, लाइट बीम शुड नॉट बी स्कैटर्ड, लाइट जो होती है स्कैटर्ड नहीं होनी चाहिए। तीसरा जो होता है सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट होना चाहिए। ये तीन में से एक आएगा, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट होना चाहिए, स्कैटर्ड हमारा लाइट नहीं होना चाहिए, और डाइल्यूट सॉल्यूशन चाहिए। अगर हम कंसंट्रेशन सॉल्यूशन कर दे तो लैम्बर्ट बियर्स लॉ हमारी फेल हो जाती है। इस पे एक ग्राफ की बात करेंगे, क्योंकि ग्राफ हम लोग प्रैक्टिकल भी किए हैं। इस लॉ को हम प्रैक्टिकल किए हैं तो हम ज़्यादा उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे या फिर जानेंगे। हम जो प्रैक्टिकल किए हैं वो ग्राफ प्लॉट किए थे ऑप्टिकल डेंसिटी डी और कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में। अगर कोई स्टूडेंट हमारे कॉलेज यानी BSMB कॉलेज के इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको याद होगा जो हर एक स्टूडेंट M/10, M/20, M/40 करके जो पर लिखवाया गया, और सभी के ऑप्टिकल डेंसिटी और कंसंट्रेशंस की बनाकर, जो इस टाइम हम लोगों के सबसे प्रिय सर जो इस टाइम हम लोग के बीच नहीं है, उनके श्रेय में हम लोग ग्राफ प्लॉट करना सीखे थे। तो ऑप्टिकल डेंसिटी और डिफरेंट कंसंट्रेशंस के रिस्पेक्ट में हम ग्राफ प्लॉट किए हैं। तो ग्राफ में जो हमको स्लोप मिला है वो एप्सिलॉन एल मिला है। कैसे मिला हम अभी इसके बारे में डेफिनेशन, इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। पहले आप देख लीजिए कि ग्राफ कैसे प्लॉट हुआ। कंसंट्रेशन और फिर एब्जॉर्बेंस के बीच में जो ग्राफ प्लॉट हुआ, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन हुआ। इससे क्वेश्चंस आएंगे, इससे ये डायरेक्टली स्लोप पूछ लेंगे। स्लोप क्या होता है अभी हम बताते हैं। होप जितने भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं वो इस इक्वेशन से परिचित होंगे, जो कि 10th में इस इक्वेशंस को आप पढ़े थे। इसको जनरली इस हमारा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस है, इसका जनरली हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसे होगा, एक हमारा एक्स एक्सिस होगा और एक हमारा वाई एक्सिस होगा। तो और इसका जो ये सी है वो हमारा इंटरसेप्ट पॉइंट होता है, जो हमारी वाई एक्सिस पे जनरली होता है। तो हमको इससे मतलब नहीं है, मतलब क्या है हम बताते हैं। इसको हम प्लॉट करते हैं तो एक हमको स्लोप मिलता है, यह स्लोप हमारा स्ट्रेट लाइन होता है जनरली। तो इसकी वैल्यू जनरली m होती है। इसको हम dy/dx कहते हैं, tan थीटा भी कहते हैं, कि यही होता है, ये हमारा स्लोप होता है। जनरली आप एब्जॉर्बेंस की इक्वेशंस को अगर इससे रीजन करवाएंगे एप्सिलॉन BC, तो हमको क्या मिलेगा, हम किसके किसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर हम खींच रहे हैं ग्राफ या प्लॉट कैसे कर रहे हैं, इसके बीच में हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। यानी यहाँ पे हम A रख देते हैं और यहाँ पे हम C रख देते हैं। जनरली इसको A को ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं। तो हमका जो प्लॉट यानी M के ये दोनों हमारा सिमिलर हो जाएगा। तो जो ये हमको प्लॉट करने के बाद जो हमको ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलेगी, वो स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होगी वो यहाँ पे m होगी, तो यहाँ पे एप्सिलॉन b। जनरली पिछली बार यही क्वेश्चन पूछा गया था कि
एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशंस के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाए तो इसका जो स्लोप क्या होगा, तो स्लोप आप यही है E और B, यानी E मीन्स मोलर एब्जॉर्बिटी कॉफिशिएंट एंड B इज़ द लेंथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। आगे हम इस पे अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल इससे बहुत पूछे जाते हैं। आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखिएगा का प्रयास करिएगा, आई होप आ जाएगा। अब आगे एक हमको फार्मूले से तो जो हमको न्यूमेरिकल कैलकुलेट करना है, न्यूमेरिकल पे क्वेश्चंस आएंगे। हमको अब एक फार्मूला और देखना है रिलेशन, ये रिलेशन देखेंगे ट्रांसमिशंस और एब्जॉर्बेंस के बीच में। आई थिंक ट्रांसमिटेंस जो है T इज इक्वल टू आई अपन आई नॉट होता है, जो I इज इक्वल टू ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी होती है और I इज इक्वल टू इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी। आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे एब्जॉर्बेंस की जो हमारा एक रिलेशन है, ये रिलेशन हमारा एब्जॉर्बेंस का इम्पोर्टेंट है। इससे हम यह भी कह सकते हैं कि जो एब्जॉर्बेंस है वो जनरली लॉग बाय 1 बाई ट्रांसमिशंस होता है। इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बस आपको केवल देखने के लिए क्वेश्चन जिससे आएंगे ये जो हमारा फार्मूला मेंशन किया गया है, इस फार्मूले से क्वेश्चंस कंफर्म बनेंगे। तो नहीं है बट बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ये फार्मूला क्या होता है, अगर यहाँ पर डिफरेंट मालिक्यूल है तो उसके हर एक पार्टिकुलर मालिक्यूल्स की एब्जॉर्बिटी कैलकुलेट करेंगे और उसका सम हो जाएगा। यानी इसका मतलब है जो एब्जॉर्बिटी होता है वो हमारे समेशन लॉ को ओबे करता है और जो हमारा ट्रांसमिशन होता है वो हमारा मल्टीप्लिकेशन लॉ को ओबे करता है। आई थिंक ये हो गया दोनों। ये केवल ऐसे था कि अगर इक्वेशंस दे दे तो आप कैसे जानेंगे, ये लॉ इम्पोर्टेंट है। अब ये लॉ से क्वेश्चंस हमारे डायरेक्टली पूछे गए हैं क्योंकि BHU में डायरेक्टली पूछे गए हैं। इससे ये बहुत इजी है एक्चुअली में। कैसे आया अभी बात करते हैं, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। A इज इक्वल टू 2 माइनस लॉग परसेंटेज ऑफ T, ये हमारा इससे एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन हमने मेंशन किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। A substance when dissolved in water at a 10 to the power minus 3 mole concentrations absorb 10% incident radiations of the path 1 centimeter length. What should be the concentrations of the solutions order to absorb 90% of the same radiations? है पहले के रिस्पेक्ट में एब्जॉर्बिटी हमारा 10% है और ट्रांसमिट जो है वो तो 90% होगा। अब दूसरे के रिस्पेक्ट में एब्जॉर्बिटी हमारा 90% है तो इसमें ट्रांसमिशन जो हमारा 10% होगा। तो ये सारे फार्मूले आप एक बार देख लीजिए, शायद अगर उसमें ऑप्शंस में आ जाए तो आप क्लिक कर दीजिए। ये फार्मूले में हमको परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिशन दे देंगे, एब्जॉर्बिटी पूछ लेंगे तो इजीली 2 माइनस लॉग परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिशन करके इजीली कैलकुलेट। अब हमें एक बार इसका रिव्यू दे देते हैं किस प्रकार हमारी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर काम करती है। कोई लाइट इससे हम इंसिडेंट करते हैं प्रिज्म पर तो इससे हम मोनोक्रोमेटिक लाइट मिल जाती है। प्रिज्म पर जो लाइट होती है गिराई जाती है प्रिज्म पर तो वो हमको डिफरेंट वेवलेंथ में ब्रेक कर देती है, तो उससे हम एक पार्टिकुलर मोनोक्रोमेटिक लाइट इजीली बना सकते हैं। तो किसी सैंपल पर अगर उस लाइट को इंसिडेंट कराया जाता तो डिटेक्ट, फिर उसके बाद में इसके बाद सपोज ये आई नॉट इंटेंसिटी की लाइट है तो सैंपल पर इंसिडेंट कराने के बाद कुछ लाइट हमारी जो ट्रांसमिट होंगी, इस ट्रांसमिट लाइट की जो इंटेंसिटी है कुछ कम हो जाएगी। तो ये कितना कम होगी, ये हमारा डिटेक्टर इस प्रकार से डिटेक्ट कर लेगा, जिसको हमको इस इंस्ट्रूमेंट को जनरली हम कलरीमीटर्स के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चंस में आ सकता है। तो हमको स्केल दिया है, ये ऊपर वाला जो है वो हमारा ट्रांसमिशन और नीचे वाला जो हमारा एब्जॉर्प्शन को शो करेगा। इस इंस्ट्रूमेंट को जनरली कलरीमीटर्स के नाम से जानते हैं। इसका प्रैक्टिकल हम लोगों ने किया है, इजली में रीडिंग को दे देता है। एक बात बताना चाहेंगे कि जब किसी सैंपल पर कोई भी लाइट इंसिडेंट कराई जाती है तो उस सैंपल में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उस मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी पा जाते हैं तो वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ट्रांसमिट या फिर जंप कर जाते हैं।
तो इससे जनरली इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कहते हैं, वो हम अगले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की बात अब करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जनरली किसी भी मॉलिक्यूल्स में कितने प्रकार की हो सकती है, इसके बारे में हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चर्चा करते हैं। तो किसी मॉलिक्यूल्स में ये हमारे 6 प्रकार की ट्रांजिशंस पॉसिबल होती है, जो कि हमारा जो एलिमेंट है या फिर एलिमेंट में जो पार्टिकल्स होती हैं ग्राउंड स्टेट से, यानी सिग्मा से सिग्मा स्टार्स में भी मूव कर सकते हैं, और सिग्मा से सिग्मा स्टार, और सिग्मा से पाई स्टार, और पाई से सिग्मा स्टार, और नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन भी सिग्मा स्टार में जा सकते हैं, और पाई से पाई स्टार में भी, और नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन जो हमारी पाई स्टार में जा सकते हैं। लेकिन ये हमारी 6 प्रकार की होती है ट्रांजिशन, लेकिन सभी ट्रांजिशन अलाउ नहीं होते हैं। क्यों? इनमें से 4 प्रकार के ट्रांजिशंस जो होती है अलाउ होती हैं, और वो हमारे रूल के अकॉर्डिंग अलाउ होती है। उसमें 2 रूल्स हैं। पहला रूल्स जो हमारा सिलेक्शन रूल होता है, दूसरा हमारा सिमेट्रिक अलाउ होती है। अब ये क्या होता है, हम आइए नीचे इसका भी थोड़ा बहुत रिव्यू देखते हैं। जनरली ये 4 प्रकार की जो ट्रांजिशन होती है जो पॉसिबल होती है। अभी हम इसकी एनर्जी और इसकी हर एक चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। पहले ये अलाउ क्यों होता है और वो अलाउ क्यों नहीं होता, इसके बारे में हम देखते हैं। तो पहले इसको समझने के लिए ये जो हमारी सिलेक्शंस रूल होती हैं, सिलेक्शंस रूल क्या कहती हैं, ये जी से जी क्या है और यू से यू क्या है, जी से यू क्या है, इसके बारे में चर्चा। ये हम एमओटी में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो सेम चार्ज से ओवरलैपिंग से बनता है, और जो हमारा डिफरेंट चार्ज से ओवरलैपिंग के बनते हैं, तो उसको हम एंटी बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्ड या फिर पाई बॉन्ड कहेंगे, जिसको हम जनरली सिग्मा स्टार या फिर पाई स्टार के नाम से जानते हैं। हमको 2 टॉपिक ध्यान देना, एक हमारा जी रेड क्या होता है और अन जी रेड क्या होता है। जी रेड जनरली किसी मॉलिक्यूल्स में ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, जब किसी ऑर्बिटल में कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, तो उस मॉलिक्यूल्स को जनरली हम जी रेड बोलते हैं, और जिसमें हमारी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट होती है उसको हम अनजीरेड बोलते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में, सपोज ये मॉलिक्यूल्स का हम बात करते हैं, इस मॉलिक्यूल्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि उससे दोनों तरफ अगर जितना डिस्टेंस ऊपर चले उतना डिस्टेंस नीचे, जितना तरफ डिस्टेंस बाएं चला गया जितना अगर दाएं तरफ चला जाए, अगर सेम साइन या फिर सेम, यहाँ पे साइन की बात करेंगे, अगर सेम साइन मिलेगा तो उसे जी रेड बोलेंगे, सेम साइन नहीं मिलेगा तो उसे अनजी रेड बोलते हैं। जनरली यहाँ पे देखिए, यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है कि ये हमारा डी आर्बिटल्स है। डी आर्बिटल्स में देखिए यहाँ पर अगर यहाँ से यहाँ गए तो निगेटिव, यहाँ से यहाँ गए तो पॉजिटिव, निगेटिव यहाँ से, यानी इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब एस ऑर्बिटल्स के रिस्पेक्ट में देखें तो एस ऑर्बिटल्स में हर एक जगह पॉजिटिव चार्ज होता है, हर एक जगह पॉजिटिव, तो इसमें भी हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, यानी डी एस ऑर्बिटल्स में और डी ऑर्बिटल्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। अब पी ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। पी ऑर्बिटल्स में देखिए एक में पॉजिटिव चार्ज होता है, एक में निगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि इधर हम जा रहे हैं तो निगेटिव, इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, तो ये जनरली हमारा अनजीरेड हो गया। तो इसी प्रकार अगर जो ऑर्बिटल्स एस से एस ओवरलैपिंग करने के बाद जो हमारा फॉर्म करेंगे, ऐसे रूल के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन हमारे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाती हैं या फिर अपनी ट्रांजिशंस करती हैं, तो उनकी स्पिन चेंज नहीं होनी चाहिए, तो वो हमारी अलाउ होंगी। तो इनके रिस्पेक्ट में हम और आगे नीचे पढ़ते हैं, देखते हैं। ये हमारा जी रेड और अनजीरेड, आई होप आपको समझ में आया होगा। जी रेड मीन जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, और अनजीरेड मीन्स जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होता है। और हम ये भी जानते हैं कि जो एंटी ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमारे डिफरेंट चार्ज से ओवरलैपिंग करते हैं तब बनते हैं, और जो हमारे सेम चार्ज से बनते हैं उसको जनरली हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल से बोलते हैं। इसमें ये हमारा देखिए यहाँ निगेटिव चार्ज से बने हैं, ओवरलैपिंग सेम चार्ज से हुआ तो पाई बॉन्ड, और डिफरेंट चार्ज से हुआ तो पाई स्टार।
सिलेक्शन रूल जी रेड और अन जी रेड के लिए क्या होता है, ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबोरेटरी सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग ही हमको पता चलता कौन सा ट्रांजिशंस अलाउ होता है कौन सा नहीं। इनके अकॉर्डिंग ये हमारा अगर जी रेड से अन जी रेड में जा रहा तो वो अलाउ, या फिर अन जी रेड से जी रेड में जा रहा तो वो हमारा अलाउ होगा। जी रेड के लिए ये हमारी सिमेट्री होनी चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री, और अन जी रेड के लिए सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी। और ये अगर जी से जी यानी जी रेड से जी रेड में जा रहा है तो अलाउ नहीं होगा, अन जी रेड से अन जी रेड में जा रहा है अलाउ नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इस सभी बातों को कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन की बात करते हैं तो सिग्मा जो है, सिग्मा और सिग्मा स्टार, सिग्मा है वो जी रेड होगी, सिग्मा स्टार हमारा अन जी रेड होगा, और हमारा पाई जो हो जी रेड होगा, और पाई स्टार हमारा जनरली जी रेड होता है। नॉन बॉन्डिंग की इलेक्ट्रॉन की तो हम बात ही नहीं करेंगे, और सिग्मा स्टार भी जनरली हमारा रेड होता है। तो यहाँ पर बात ये ध्यान देने वाली बात है कि ये दोनों यहाँ से यहाँ जो ट्रांजिशन हो रहा है जी से म्यू और म्यू से जी, ये हमारी सिमेट्रिकली अलाउ होती, क्योंकि इनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है और ये लेबोरेटरी सिलेक्शन रूल को पालन करती हैं, और इसमें ये हमारे फॉरबिडन अलाउ होती है। और जो सिमेट्रिकली अलाउ होती है इनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू फॉरबिडन अलाउ। तो यहाँ पे इंटेंसिटी की बात कर लेते हैं, और ये इसके अकॉर्डिंग हमको ऑर्डर पूछ सकता है। एक बात इसमें देख लेते हैं कि इनकी एनर्जी का ऑर्डर, इससे क्वेश्चंस बनेंगे। ट्रांजिशंस एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑर्डर की बात करते हैं तो सिग्मा से सिग्मा स्टार की जो ट्रांजिशंस होती है वो ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद में नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार्स की जो वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर होती है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। फिर उसके बाद में वेवलेंथ की बात करते हैं तो वेवलेंथ जस्ट अपोजिट हो जाता है, क्योंकि वेवलेंथ और हमारी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आई होप अब यहाँ पे हम एक बात बताना चाहेंगे कि मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस एंड लेम्डा मैक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेम्डा मैक्स की वैल्यू जितने ज़्यादा होगी उस मॉलिक्यूल्स के लिए जो लाइट की एब्जॉर्बेंस होती उतने ज़्यादा होगी, इसलिए लेम्डा मैक्स जितना ज़्यादा होगा एब्जॉर्बेंस भी उतने ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल्स के लिए। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चंस जो है हमने मेंशन किया है, फाइंड द रिलेटिव ऑर्डर वेवलेंथ एज वेल एज फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले इसको देखेंगे इस कौन सी ट्रांजिशन हमारा शो करता है। ट्रांजिशंस को ध्यान रखते हुए यहाँ पर देखते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हमारा क्लोरीन के पास होती है, यानी इनके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से सिग्मा बॉन्डिंग या सिग्मा स्टार से है इसमें, तो सिग्मा भी है और सिग्मा भी है। सभी के पास हमारे पास दो प्रकार के ट्रांजिशन शो करती है, सब नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार और सिग्मा से सिग्मा स्टार। तो यहाँ पर डिफरेंस केवल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का भी इफेक्ट लगता है। कैसे, यहाँ पर जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है उसके लिए ट्रांजिशंस की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जो ऑर्डर अगर बात करते हैं फ्रीक्वेंसी या फिर एनर्जी की, तो इसकी सबसे ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद में इसकी, अब फिर उसके बाद में अगर वेवलेंथ की भी ऑर्डर पूछे तो जस्ट इसके अपोजिट, तो इधर हो जाएगा इंक्रीजिंग वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे फाइंड द ऑर्डर ऑफ लेम्डा ई एंड ई, यानी फ्रीक्वेंसी एनर्जी एंड वेवलेंथ। यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी तो डिफरेंट है और साथ में -I पावर भी डिफरेंट है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, ये भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शो करेगा एन से एन स्टार में और सिग्मा से सिग्मा, सभी वो शो करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड भी शो कर रहा है और -I इफेक्ट भी शो कर, -I इफेक्ट का कोई रोल नहीं यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्ड के अकॉर्डिंग हम इजीली कैलकुलेट करेंगे। तो इसका भी आर्डर वही हो जाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण हाई एनर्जी में ट्रांजिशन होगा, हाई एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी ट्रांजिशन के लिए। तो ये हमारी एनर्जी की डिक्रीजिंग आर्डर हो गई, और वेवलेंथ की अब बात करेंगे तो ये हमारे वेवलेंथ की इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गई। अब तीसरी क्वेश्चन से मैंने क्या लिया, अब इसके रिस्पेक्ट में हम इंटेंसिटी की बात करते हैं। तो इंटेंसिटी की बात करने के लिए तो उनमें पाई बॉन्ड भी है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी हैं और सिग्मा बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन है।
टोन जनरली हमारे 4 प्रकार के ट्रांजिशंस देता है। आप इसको देख लीजिए कि क्योंकि इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है, पाई बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा एसीटोन 4 प्रकार के ट्रांजिशंस को देगा। लेकिन हमको इसमें इंटेंसिटी की बात की है। आई होप आपको पता ही होगा कि ये जो दोनों हमारी सिमेट्रिकली अलाउ होती है तो इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और ये हमारी फॉरबिडन अलाउ होती है तो इनकी इंटेंसिटी कम होगी। बात करते हैं इसकी ज़्यादा होगी, इसकी कम। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी बनता होगा। हम आपको ये एहसास दिलाते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आई थिंक आपका सेंटम से कोई भी क्वेश्चंस बचेगा नहीं, सब सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर एथेन के रिस्पेक्ट में आप पूछे केवल ट्रांजिशंस तो कौन कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल है। एथेन में हमारा केवल सिंगल बॉन्ड हो तो सिग्मा से सिग्मा स्टार्स पॉसिबल है। मेथेनॉल में भी सिमिलरली यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, तो इसलिए ये हमारा 2 ट्रांजिशन शो करेगा। और एथाइलिन के रिस्पेक्ट में हमारे पास पाई बॉन्ड भी है लेकिन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये हमारा शो करेगा जनरली यूवी लाइट के लिए। बेंजीन के रिस्पेक्ट में हमारा पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो पाई शो करेगा। एसीटोन के रिस्पेक्ट में जनरली हम आपसे बात भी किए, आई थिंक दोनों शो करेगा। यहाँ पे एक मेंशन किया, कोई बात नहीं। सेंटम में उसकी बात भी थोड़ा कर लेते हैं, क्यों शो करता क्यों नहीं, आपके दिमाग में क्वेश्चन ही होगा। देखिए हेप्टेन, हेप्टेन मीन्स जिसमें सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो ये हमारा शो करेगा सिग्मा से पाई। और यहाँ सब आपने देखा कि जो केवल ट्रांजिशंस की बात हमने किया, ट्रांजिशन तो हम बता दिए, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है कि यूवी लाइट के लिए हम स्टडी कर रहे हैं, तो यूवी लाइट के लिए ट्रांजिशन होना चाहिए। लाइट की जो रेंज होती है 200 से 400 के बीच में, जो वेव लेंथ होता है, ये देखिए जनरली इसके अकॉर्डिंग, और 400 के बीच में पाई से पाई स्टार और नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार्स की जो हमारी ट्रांजिशंस अलाउ होती है। अब यहाँ जो हमारी क्वेश्चंस है इसमें क्या पूछा है कि कौन से मॉलिक्यूल्स जो हमारे यूवी स्पेक्ट्रा देंगी या फिर यूवी ट्रांजिशंस देंगी, वर्ड में कह सकते हैं कौन मॉलिक्यूल्स हमारे यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करेगी। तो हेप्टेन के केस में अगर देखते हैं सब सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड के लिए वेवलेंथ हमारी बहुत कम होनी चाहिए, एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये हमारे जनरली नहीं एब्जॉर्ब करेगी। बेंजीन में हमारे डबल बॉन्ड होते हैं इसलिए हमारी यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करेगी। ब्यूटाडाइन के केस में भी हमारी ये एब्जॉर्ब करेगी। H2O के केस में हमारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है लेकिन सिग्मा टू सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के लिए हाई एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, इसलिए H2O हमारा नहीं एब्जॉर्ब करेगा। और हेप्टेन के केस में बात करते हैं तो हेप्टेन में हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से ये हमारा यूवी लाइट एब्जॉर्ब करेगी। और ये क्रोमोहेक्सेन की बात करते हैं तो क्लोरोहेक्सेन की बात करते हैं तो इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है लेकिन पाई स्टार नहीं प्रेजेंट है, इसलिए ये हमारा जनरली पाई बॉन्ड या यूवी स्पेक्ट्रा या यूवी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। एथेनॉल के केस में आप देख सकते हो कि नहीं एब्जॉर्ब करेगा। आप सब इसको देख लीजिएगा। यहाँ हम एक देखते हैं नाइट्रोबेंजीन की केस में। नाइट्रोबेंजीन के केस में नाइट्रो पे हमारे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये हमारा दोनों शो करता है, ये हमारा लाइट को एब्जॉर्ब भी करेगा। आई थिंक ये बेंजोइक एसिड भी सिमिलरली है, तो आई थिंक आपका कुछ क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम थोड़ा और पॉइंट या कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये पूरी जो यूनिट है कंसेप्ट पे बेस्ड है। इसके बाद हम दो पॉइंट स्टडी करेंगे, क्रोमोफोर क्या होता है और ऑक्सोक्रोमो क्या होता है, और फिर उसके बाद में हम वुडबर्ग रूल पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद ये हमारे यूनिट समाप्त हो जाएगी। इस यूनिट को आपको करने के बाद आप 4th यूनिट पढ़े या ना पढ़े, लेकिन 4th यूनिट जो आने वाला NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, हम वहाँ उसको आपको बहुत अच्छे से मेंशन करेंगे। इसको भी मैं अच्छे से ही मेंशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आई थिंक आने वाला मेरा 4th वीडियो का भी लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा। टॉपिक आई होप आपका सब क्लियर हो गया होगा कि जिसमें डबल बॉन्ड या कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे वो हमारी यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करेगी और हमारी ट्रांजिशंस शो करेगी। अब आगे बात करेंगे क्रोमोफोर्स क्या होता है। क्रोमोफोर्स को जनरली वर्ड के नाम से जानते हैं जिसका मतलब होता है कलर और बैरियर के नाम से हम जानते हैं। जिस क्रोमो का मतलब कलर और फोर्स का मतलब बैरियर, तो आई थिंक इसको हम डिफाइन करेंगे। क्रोमोफोर जनरली हमारी अनसेचुरेटेड
कार्बन्स होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, जो जनरली यूवी लाइट की जो रेंज होती है 200 से 400 को, उसको जनरली एब्जॉर्ब करती हैं और ट्रांजिशन शो करती हैं, तो उसको जनरली क्रोमोफोर्स कहेंगे। और क्रोमोफोर्स ट्रांजिशंस होता है वो हमारा पाई से पाई स्टार होगा और नॉन बॉन्डिंग से भी हमारा पाई स्टार होगा, तो ये हमारा क्रोमोफोर्स होगा। अब आगे क्रोमोफोर्स कितने प्रकार से होते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्रोमोफोर्स जनरली हमारा फोर्स में जनरली हम 4 पॉइंट को डिस्कस करेंगे, एक बैथोक्रोमिक, एक हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट एंड एक हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, एक हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ये 4 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। और 4 पॉइंट क्या होते हैं जनरली इस ये देखते हैं। पहला जो बैथोक्रोमिक होता है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट को जनरली रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। ये हमारा लॉन्गर वेवलेंथ से वेवलेंथ की ओर, बैथोक्रोमिक शिफ्ट मीन्स इसकी वेवलेंथ जो होती है, हम जनरली देखते हैं कि जो हमारी विजुअल लाइट की वेवलेंथ होती है वो हमको दिखती है, तो हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट को रेड के अकॉर्डिंग इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है और एनर्जी कम, जो हमको दिखता है उसी को हम जनरली बैथोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। अब हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट जो होती है ब्लू शिफ्टिंग, इसका जस्ट अपोजिट होता है, वो हमारा शॉर्टेड वेव के वेवलेंथ की ओर शिफ्ट होता है और हायर एनर्जी के होता है। और तीसरा जो पॉइंट है वो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है, ये हमारी इंटेंसिटी को एक्सप्लेन करती है दोनों। हाइपरक्रोमिक इफेक्ट जो होती है, तो हाइपरक्रोमिक इफेक्ट में हमारी जो इंक्रीज होती है इंटेंसिटी, और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट में डिक्रीज होती है इंटेंसिटी, जो शिफ्टिंग होता है उसमें। टॉपिक जो होता है ऑक्सोक्रोमो क्या होता है। ऑक्सोक्रोमो जनरली एक ऐसा ग्रुप होता है जो सिंगल बॉन्ड कंटेन किया हो, लेकिन वो जनरली हमारा यूवी लाइट को तो एब्जॉर्ब नहीं करेगी, क्योंकि इसकी ट्रांजिशंस के लिए या तो एन से सिग्मा स्टार या फिर सिग्मा से सिग्मा स्टार की ज़रूरत होगी। इसके लिए हमारी वेवलेंथ कम की ज़रूरत होगी और एनर्जी हाई, तो यूवी लाइट में जनरली ये सफिशिएंट इसके लिए नहीं है। बट किसी भी ऑक्सोक्रोमो को किसी क्रोमो ऐड कर दिया जाए, यानी किसी सिंगल बॉन्ड के मॉलिक्यूल्स को डबल बॉन्ड के मॉलिक्यूल्स में ऐड कर दिया जाए, तो वो हमारा ट्रांजिशन शो करने लगेगी, जिससे इसकी लैम्डा की वैल्यू बढ़ जाती है और ये हमारी यूवी लाइट में ही ट्रांजिशन शो कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा 2 टाइप्स का होता है। पहले ये देख लीजिए, एक बैथोक्रोमिक, एक हाइपोक्रोमिक। अगर वो हमारी ऑक्सोक्रोमो को क्रोमोफोर्स में किसी भी मॉलिक्यूल्स में ऐड किया गया, तो वो अगर लेमडा को इंक्रीज करेगी, यानी वो कम एनर्जी पर ट्रांजिशन शो करेगी, तो उसको बैथोक्रोमिक बोलेंगे। और अगर लेमडा की वैल्यू इंक्रीज करेगी या फिर हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ट्रांजिशन के लिए, तो उसको हाइप्सोक्रोमिक ग्रुप बोलेंगे। बेंजीन को एमिन ग्रुप से अटैच कर दिया जाए तो ये हमारा एनिलीन बन जाएगा। तो ये बेंजीन जो हमारा वो क्रोमोफोर्स है और ये हमारा ऑक्सोक्रोमो है। ये जनरली हमारा ट्रांजिशन यूवी लाइट के रिस्पेक्ट में नहीं देती है, लेकिन अगर ये इससे ऐड हो जा रहा है तो ये हमारा अच्छा ट्रांजिशन शो करेगा और इसकी जो वेवलेंथ होगी वो हमारा ज़्यादा होगा। यानी हम जानते हैं कि यूवी लाइट की वेवलेंथ थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है और एनर्जी थोड़ा कम होता है कंपेयर टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के। एक बार समराइज कर सकते हैं इसको कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है। बैथोक्रोमिक शिफ्ट एब्जॉर्प्शन हमारा शिफ्ट होता है टूवर्ड्स ऑफ ए लॉन्गर वेवलेंथ, और ये हम सॉल्वेंट अगर चेंज करते हैं ऑक्सोक्रोमो सॉल्वेंट चेंज करते चेंज हो जाता है। और ऑक्सोक्रोमो शिफ्टिंग बैथोक्रोमिक शिफ्ट, ये हमारा एन से पाई स्टार ट्रांजिशन जो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स में होता है उसके एक्सपीरियंस में ये हमारा शिफ्टिंग और पोलैरिटी सॉल्वेंट की वजह से डिक्रीज हो जाती है। इसको हम अभी एक्सप्लेन करते हैं, इसका कहने का मतलब क्या है।
एसीटोन के केस में हम सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होता है और कैसे ये हमारे हाइपोक्रोमिक बोले जाते हैं और क्यों हमारे बैथोक्रोमिक बोले जाते हैं, इसका हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारा पेपर्स में आएगा नहीं, बस ये थोड़ा नॉलेज के लिए केवल है कि सपोज ये हमारा एसीटोन है, इसको हम एक्सप्लेन किए यूवी लाइट को डिफरेंट सॉल्वेंट में। पहला सॉल्वेंट हम सपोज हेक्सेन ले लिए और दूसरा सॉल्वेंट हम सपोज वाटर ले लिए। वाटर की बात जब हम कर रहे हैं तो वाटर हमारा पोलर मॉलिक्यूल्स होता है और हेक्सेन हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होता है। अब इसमें पोलर या नॉन पोलर सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा हम एक्सप्लेन करते हैं। हम इसके रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन करते हैं कि अगर एसीटोन को हेक्सेन के सॉल्वेंट में मिक्सचर करके यूवी लाइट दी गई तो उसके लिए जो हमारी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो सपोज इतना है EH, जो कि हमारा हेक्सेन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स था और फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट था। अब इसी को हेक्सेन को वाटर के रिस्पेक्ट में अगर कहते हैं तो ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, जिसकी वजह से इसकी जो ट्रांजिशंस होगी वो उसके लिए रिक्वायर्ड हाई एनर्जी की होगी। तो देखिए यहाँ की इसकी एनर्जी जो होती है जनरली इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, इसके कंपैरिजन में। तो हेक्सेन और वाटर के डिफरेंट सॉल्वेंट पे जो ट्रांजिशंस होगी उसका भी इफेक्ट पड़ेगा ये। तो अब यहाँ पे हम लेमडा की बात करते हैं। यहाँ लेमडा की वैल्यू जनरली ज़्यादा होती है इन केस ऑफ हेक्सेन, लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूल्स वाटर के रिस्पेक्ट में जो कि पोलर है, यहाँ के रिस्पेक्ट में ये वेवलेंथ कम होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो ये सॉल्वेंट होगा या फिर इसकी जो शिफ्टिंग होगी लो वेवलेंथ से जो हाई वेवलेंथ से लो वेवलेंथ की ओर इसकी ट्रांजिशन मूव कर रही है। तो इसी को जनरली हम बोलते हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट इफेक्ट। इसको आई होप आपको हाइपोक्रोमिक शिफ्ट इफेक्ट आपको समझ में आया होगा। अब इसके केस में हम एक्सप्लेन करते हैं। देखेंगे पाई से पाई स्टार के रिस्पेक्ट में इसी एसीटोन के लिए डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए। हेक्सेन के केस में मान लेते हैं कि ये हमारा 500 अगर इसका वेवलेंथ है, या फिर हाँ इसका वेवलेंथ 500 सपोज हेक्सेन के लिए नॉर्मल। तो हमको यहाँ पे क्या समझना है, जब हेक्सेन के केस में नॉर्मल हो गया पोलर है। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये एसीटोन है, यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन होती हैं पाई इलेक्ट्रॉन हमारे शिफ्ट हो रही हैं पाई स्टार में। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि जो ये हमारा बॉन्ड लेंथ होगा वो डबल बॉन्ड से हमारा पाई स्टार में जा रहा है, यानी ये बॉन्ड जो हमारा पार्शियल सिंगल बॉन्ड हो गया। जानते हैं कि ये डबल बॉन्ड जो होगा उसकी जो स्ट्रेंथ पावर होगी वो ज़्यादा होती है, लेकिन जब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा तो उसकी स्ट्रेंथ हमारी कम हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं इसके पास पार्शियल सिंगल बॉन्ड होने की वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ होगी कम होगी। तो ये हमारी इजली जो होगी यूवी लाइट पर ट्रांजिशंस दे देगी। क्यों दे देगी? क्योंकि इसको ट्रांजिशन करने के लिए रिक्वायरमेंट कम एनर्जी होगा। तो यूवी लाइट के लिए जो कि सफिशिएंट होगी ये हमारा पाई स्टार के लिए, क्योंकि इसके पास एक पार्शियल सिंगल बॉन्ड होने की कैरेक्टर है, इसलिए इसकी जो एनर्जी होगी थोड़ा कम ही EW के रिस्पेक्ट में कम ही हो जाएगा। कहने वाली बात क्या है, इसके रिस्पेक्ट में अगर हमारा वेवलेंथ कम है इसके रिस्पेक्ट में वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमारा जो ट्रांजिशंस होता है लो वेवलेंथ से हाई वेवलेंथ में जा रहा है, इसलिए इसे बोलेंगे बैथोक्रोमिक। आई होप आपको बैथोक्रोमिक एंड हाइपोक्रोमिक इफेक्ट समझ में आया होगा। बैथोक्रोमिक इफेक्ट जो हमारा पाई और पाई स्टार के रिस्पेक्ट में होता है, जहाँ पर इंटेंसिटी यहाँ पर लेमडा की वैल्यू इंक्रीज होती है। आपको क्लियर हुआ होगा, अगर क्लियर नहीं होगा तो आप प्लीज़ दोबारा देखिएगा। यहाँ पर पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से कम ही एनर्जी पर ये हमारा ट्रांजिशंस इजीली शो कर देगा। बात कर लेते हैं तो यहाँ पर ट्रांजिशंस जो होगी पाई से पाई स्टार में इजीली हो जाएगी। यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से दोनों हो जाएगा। ये सब हमारे क्रोमोफोर्स के वजह से है। आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। एनओ के रिस्पेक्ट में हमारे पास 2 ट्रांजिशंस। अब हम ये सबसे अच्छा रूल है, हम सोच रहे हैं कि वीडियो 1 ही घंटे में ख़त्म हो जाए, इसलिए हम जल्दी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अब वुडवर्ग रूल क्या होता, क्यों आया, आपको हम पहले बता दिए हैं कि जो एब्जॉर्प्शंस हो रहा है, एब्जॉर्प्शंस जनरली लेमडा की मैक्सिमम वैल्यू पर हमारी मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस हो रही है। इसलिए लेमडा मैक्स की वैल्यू जिस पॉइंट पे ज़्यादा होगा उस पे या उस मॉलिक्यूल्स के लिए एब्जॉर्प्शंस सबसे ज़्यादा होंगी। रूल होगा वैल्यू इसलिए कैलकुलेट किया जाता है। तो
तो जनरली इसके लिए हमको एक सबसे बड़े साइंटिस्ट जो आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, वुडवर्ड रूल फॉर लेम्डा मैक्स वैल्यू के लिए इनका रूल पहले समझ लेते हैं। इनका रूल 4 पॉइंट को मेंशन करता है, जो कि हम इजीली बता देंगे और बाद में आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। मेन पॉइंट बताएंगे। अगर साइकिल हमारा सिस्टम है या फिर रिंग सिस्टम है, रिंग सिस्टम 2 प्रकार से हो सकता है कॉन्जुगेट में। एक हमारा होमोन्यूक्लियर डाइन्स हो सकता है, एक हेटेरो न्यूक्लियर डाइन्स हो सकता है। होमो के लिए एक हम पहले जनरली बेस वैल्यू लेते हैं, फिर उसके अनुसार कितने हमारे एल्किन्स या फिर कितने रेजिड्यू होते हैं, फिर उसके अनुसार हम लेते हैं। पहले एक बेस वैल्यू यानी लेम्डा मैक्स की वैल्यू पहले एक लेते हैं, जिसको हम जनरली बेस वैल्यू कहते हैं। हेटेरोएनुलर डाइन्स के लिए बेस वैल्यू जो होता है 214 होता है। किसी बुक में 215 भी मेंशन किया गया, लेकिन हमारे में 214 मेंशन किया गया है। और बेस वैल्यू हमारा होमो एंगुलर के लिए डाइन के लिए 253। और फिर हमारा एसाइलिक डाइन या फिर इसको साइकिल कॉन्जुगेट डाइन बोलते हैं या फिर ब्यूटाडाइन सिस्टम भी बोलते हैं। इसके लिए बेस वैल्यू 217 होता है। अब जो हमारा तीसरा पॉइंट याद रखने की है, वो फॉर ईच डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट बेस्ड वैल्यू। अगर कोई उसमें इन सभी बेस वैल्यू के अलावा कोई कॉन्जुगेट आपको प्रेजेंट दिखा या फिर डिफरेंट कोई डबल बॉन्ड दिखा, तो उसके लिए हम इनके बेस वैल्यू में 30 और ऐड कर देंगे, 30 नैनोमीटर्स और ऐड कर देंगे। और फोर्थ पॉइंट क्या है, कोई भी हमारा रेजिड्यू हो या फिर हमारा कोई एल्किल सब्स्टिट्यूट, अभी एग्जाम्पल के माध्यम से हम सब क्लियर कर देंगे। आप केवल रूल एक बार देख लीजिए, उसके लिए 5 ऐड करेंगे जितना इनकी वैल्यू आएगी। और फिर हमारा कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, जैसे हमारा OR के रिस्पेक्ट में 6 नैनोमीटर्स ऐड करेंगे और हमारा SR के रिस्पेक्ट में 30 ऐड करेंगे और हमारा CL और BR के रिस्पेक्ट में 5 ऐड करेंगे। आई थिंक ये रूल हमारा क्लियर हो गया। हम 5 मिनट बचा है, 1 घंटे में हम आपको इसका कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। आपको IR की स्टडी करना है, तो IR के लिए हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि उनके लिए क्या होता है रीज़न। IR के लिए जनरली 2.5 से लेके 15 माइक्रोन तक दिया है, लेकिन आप इसको स्टडी कर लीजिएगा। फार इंफ्रारेड के लिए इससे ज़्यादा ही होगा और नियर के लिए उससे कम ही होगा। तो आई होप आप इसको जानते ही होंगे। अगला हम देखेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल्स IR एक्टिव होते हैं और कौन से IR इनएक्टिव होते हैं, जिनके पास जनरली हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में कि जिसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है वो हमारा IR एक्टिव होते हैं। जैसे कि होमो एटॉमिक्स O2 होते हैं, वो हमारे IR इनएक्टिव होते हैं और HCl जनरली हमारे IR एक्टिव होते हैं। अभी आगे हम डिस्कशन करेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। जो हम ये होमो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन होमो जिनके पास डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है वो हमारे रेमन एक्टिव होते हैं, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा IR इनएक्टिव होते हैं। IR एक्टिव जिनके पास डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट होता है। आई थिंक वाइब्रेशनल IR में एक हमारा टॉपिक्स है जिसको वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी के नाम से जानते हैं। ये हमारा न्यू है फ्रिक्वेंसी की फार्मूला 1/2 पाई C रूट में K/μ, जो कि ये हमारा नंबर के फॉर्म में होता है सेंटीमीटर इनवर्स में। तो आई होप ये फार्मूला आपको पता ही होगा, जिसमें हमारी U फ्रिक्वेंसी और न्यू बार जो हमारी वेव नंबर, C वेलोसिटी, म्यू हमारी रिड्यूस मास और K हमारा फोर्स कांस्टेंट, इस पर हमारे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। की बात करते थे या एनर्जी की, तो जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उसकी जो हमारी फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्ब ज़्यादा होगी, यानी उसमें ट्रांजिशंस ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी। तो आई होप ये क्लियर होगा। पे हम देखते हैं कि वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी यानी म्यू हमारी 1/मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जनरली जिसका मास ज़्यादा होगा ये हमारी लेस फ्रिक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होगी फॉर ट्रांजिशंस के लिए। हम आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं कि CO2 हमारा IR एक्टिव भी होता है, नहीं भी होता है। आप ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियो को मेंशन करें, आप जाइए देखिए। कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन फॉर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए रेंज की हमारी लाइट एब्जॉर्ब कीजिए। इसमें जनरली आपको एल्केन, एल्किन, एल्काइन और फिर हमारे एरोमेटिक्स की भी और हमारे एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड जिसमें टिक लगा उसी को आपको याद करने की ज़रूरत है, जो हमारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में मेंशन की गई है। आप क्वेश्चन सॉल्व कर ली जाएगी। अब आगे हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस को मेंशन कर दिया है, पर थोड़ा टाइम सफिशिएंट है इसलिए हम क्वेश्चंस को डिस्कशन नहीं करते हैं।
आगे हम अपने सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कशन करते हैं। आई थिंक बहुत ईजी होगा, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे इस बात को डिस्कशन करेंगे क्योंकि बुक्स में पूछा नहीं गया है। पहला क्वेश्चन इसमें डिस्कशन करते हैं। पहला ये जो हमारा होमो कॉन्जुगेट है, यानी दो रिंग में कॉन्जुगेट शो कर रहा है, इसलिए होमो इसका बेस वैल्यू हम 214 लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 215 दिया है। यह हायर एजुकेशन की बुक से लिया गया है। इसमें अल्फ़ा बीटा सब्स्टिट्यूटेड के बारे में नहीं दिया गया, तो आप ज़्यादा इसको मत देखिएगा, आप दूसरे एग्जाम्पल को देखिए। इसको देखने के बाद आपको लगेगा कि यह होमो है, होमो नहीं है, क्योंकि इसमें दो रिंग होगा तो होता कॉन्जुगेट डाइन होता। कॉन्जुगेट डाइन के लिए बेस वैल्यू 217 होगा, और फिर इसमें दूसरे जो है वो भी कॉन्जुगेट में हैं, उसके लिए हम 30 और ऐड करेंगे। पे भी ये हमारी 6 शो करेगी, इसलिए इसके लिए भी हम 36 और ऐड करेंगे। और यहाँ पर एक CH3 यानी रेजिड्यू और एक रेजिड्यू यहाँ पे, इसलिए 10 और ऐड करेंगे। टोटल इसको कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू इतनी आए। हमने मेंशन कर दिया, आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं तो आप फिर से पूछ लीजिएगा। आपको डिस्कशन करना चाहेंगे कि प्रीवियस जो हमारी पहली लेक्चर्स है उसमें फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक पॉइंट छूट गया था, जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगा। मुझे लग रहा था कि सारे केमिस्ट्री के पेपर एक ही टाइम में होंगे, तो किसी में भी पढ़ा दिया जाए। एक हमारा पिछली बार सिलेबस में आया था, जो कि 4 बार आया, बॉर्न ओपेनियर अप्रोक्सीमेशंस। ये क्या होता है? बहुत ईजी टॉपिक्स होता है। इसमें हमारे जितने इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी एंड रोटेशनल एनर्जी और ट्रांसलेशनल एनर्जी, चारों के सम को जनरली बोलते हैं बॉर्न ओपेनियर अप्रोक्सीमेशंस, जिसमें हमारे ट्रांसलेशनल एनर्जी जो होती है वो हमारी प्योरली नॉन क्वांटाइज होती है, प्योरली काइनेटिव होने की वजह से नॉन क्वांटाइज होती है, इसलिए इसको एलिमिनेट कर देते तो ये टोटल की वैल्यू इतनी आ जाती है। जनरली बॉर्न ओपेनियर अप्रोक्सीमेशन से ये सम होता है टोटल एनर्जी का। और ये हमारा एक और पॉइंट है जिसमें हम इसको मेंशन कर दिए हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉन एनर्जी के कारण। इसलिए आप इसको एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ऑलरेडी सब मेंशन कर चुके हैं। सिलेक्शन रूल ये होता है, सिलेक्शन रूल ये होता है, सिलेक्शन रूल से क्वेश्चंस आएंगे, हम मेंशन कर दिए, जो कि इसके सेकंड लेक्चर में इसको डिस्कशन किए हैं। ऑलरेडी आप लोग देख लीजिएगा। आई होप हमारा सब क्लियर हो गया। ये हमारे क्वेश्चन से, हमारे चैप्टर से क्वेश्चंस आ सकते हैं ईजिली। अब हमारे अगला टॉपिक्स, आने वाली जो टॉपिक्स हैं वो हमारी NMR होगी, जो कि हमारी बहुत ही हमारा सबसे फेवरेट टॉपिक है केमिस्ट्री में। तो आने वाले मेरी 4th वीडियो या इस पेपर की 4th वीडियो, यानी इस पेपर को उस वीडियो के बाद कंप्लीट हो जाएगा, उसको भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू टू ऑल। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।